हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे और पीछे जो मैं काम करा रहा हूँ लगातार वो कर रहे होंगे, ठीक है ना। क्योंकि तभी समझ में आएगा अगर पीछे से मेरे साथ जुड़ते हुए रहेंगे तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्लास 11th के 9 चैप्टर के एक्सरसाइज 9.3 के सॉल्यूशन को कर रहे हैं। और उससे पहले वाले लेक्चर के अंदर मैंने 10 क्वेश्चंस करा दिए थे, तो 11 से शुरुआत अब करते हैं। और इस संबंध में वैसे उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने अपने आप भी बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए होंगे, क्योंकि मैंने 9.3 के इंट्रोडक्शन में बहुत सारी चीज़ें आपको वो सभी बातें बता दी थी जो इस एक्सरसाइज में उपयोग में आने वाली हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने वो इंट्रोडक्शन देखा होगा और इस एक्सरसाइज को आपने अपने आप ही कर लिया होगा। कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रॉब्लम कर रहे होंगे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप उस क्वेश्चन को यहाँ से देख लें और तब मतलब सारे क्वेश्चंस आप मेरे तरीके से करने की जरूरत नहीं है। तो आप अपने आप भी बैठ करके पहले अपने आप क्वेश्चंस को लगाएं, ताकि आपका थोड़ा सा बुद्धि का विकास हो, नकल वाला काम ना रहे। तो दिमाग आपका भी चलना चाहिए ना, मेरा थोड़ा ही। तो मेरा तो हो लिया भाई जितना चलना था, ठीक है ना। तुम लोगों को एग्जाम देना है। तो भाई अब हम 9.3 के सॉल्यूशन के अंदर ये दूसरा सॉल्यूशन है, 10 क्वेश्चन कर चुके हैं, 11वें क्वेश्चन की तरफ बढ़े हैं। तो 11वां क्वेश्चन क्या है उस पर बात करते हैं। फॉर्मूले लिखे हैं, ये फॉर्मूले सारे इंट्रोडक्शन से ही लिखे हैं हमने, जो इंट्रोडक्शन हमने करवाया था। तो क्या है देखिए मेरे भाई, उसने बात करी है कि मान ज्ञात करना है। एक अजीब सी चीज है जो अब तक नहीं पढ़ी है, लेकिन पढ़ा तो है, लेकिन पहले पढ़ा है कि मेरे को इसका मान निकालना है। दिया गया है, ये है सिग्मा। क्या है ये? सिग्मा k इज इक्वल टू 1 से लेके 11 तक और 2 प्लस 3 की घात k। तो इस सिग्मा को खोलना सीख लें, बस बात बन जाएगी। k सिग्मा का मतलब होता है सिग्मा का मतलब होता है सम। सिग्मा मतलब सम, और सम का मतलब होता है जोड़ना, है ना। ऐसा होगा ना, समेशन। सिग्मा मतलब समेशन, है ना। आपके पास में समेशन आप ऐसा कह सकते हैं। तो इसका मतलब होता है जोड़ना। तो हम क्या करना है, मेरे को हमें करना है k का मान पहले 1 रखो, इस जो ब्रैकेट के अंदर चीज है इसमें 2 प्लस 3 की घात 1, ठीक है। पहला पद बन गया। जब k का मान 1 रखते हैं तो पहला पद आ जाएगा, प्लस आपके पास में k का मान 2 भर दो। 2 का मतलब 2 प्लस, क्योंकि 2 तो जो का तो चलता रहेगा, 3 की घात 2, तो दूसरा पद आ गया। k का मान 3 भर दो, तो जब 3 भरेंगे तो आ जाएगा 2 प्लस और 3 की घात k की जगह आ जाएगा 3। ऐसे ये कहाँ तक जाएगा ये बताओ मुझे। ये चलेगा 11 तक, यानी कि 11 पदों तक, 11 पदों तक, है ना, पदों तक। तो सीधी सी बात है, मेरे को ये जो श्रेणी बनी है खराब सी, है ना, इसके 11 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो भाई कैसे करते हैं, देखो ध्यान से सुनो। इसके अंदर दो बातें हैं। गुणोत्तर डायरेक्ट नहीं बन रही कि अभी इसको a मान लो और r निकाल करके आप काम शुरू कर दो, नहीं। इसके अंदर थोड़ा सा एडजस्टमेंट है। ये जो ब्रैकेट में 2 है, 2 है, इनको अलग लिख लो। 2 प्लस 2 प्लस 2 डॉट डॉट कहाँ तक? 11 पदों तक, क्योंकि 2 भी तो 11 ही होंगे ना पदों तक। 11 ब्रैकेट आएंगे तो 2 भी 11 ही आएंगे, प्लस अब 3 देखो, 3 की घात 1 प्लस 3 की घात 2 प्लस 3 की घात 3, ये भी कहाँ तक? 11 पदों तक। अब ये जो 3 वाली है ना, ये तो गुणोत्तर है, और चाहो तो उसको भी कह सकते हैं ये समांतर है ना। लेकिन इसमें समांतर वाला फॉर्मूला क्यों लगाओ? 2 को 11 बार जोड़ना, सीधी बात है, 2 गुणे 11, है ना आपके पास में। भाई 2 को 11 बार जोड़ना है तो 11 दूनी भाई 2 प्लस 2 प्लस 2, 11 बार जोड़ दो, यही आएगा। प्लस इसके अंदर फॉर्मूला लगा लो a r की पावर, है ना, वही वाला a क्या है? 3, r 1 माइनस r की पावर, r भी 3 है, क्योंकि देख लो आप a का मान तो है 3, r इज वॉट? 3 का स्क्वायर बटे 3, तो कट जाएगा r का मान भी 3, तो 3 की घात 11 बटे आपके पास में 1 माइनस 3। तो वो मैंने कहा था आपको, मैंने कहा था ना कि अगर 1 से ज़्यादा वैल्यू बन रही हो r की तो कोशिश करें फॉर्मूला ये लगा लिया करें। लेकिन चलो तो लगा लो, वही लगा लो, क्योंकि माइनस का ना फिर एक स्टेप कम हो जाता है, ठीक है। तो 3 की घात 11 माइनस 1 बटे 3 माइनस 1, तो अगर आप सही कर लोगे इसको तो 22 प्लस आपके आंसर में जो मिलेगा वो आ जाएगा 3 बटे 2 और 3 की घात 11 माइनस 1। इतना ही इसको छोड़ दें, ज़्यादा इसमें ड्रामेबाजी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तब तक आप वीडियो को पॉज करके, लेक्चर को पॉज करके नोट कर सकते हो सारी चीज़ें। चलिए आप क्वेश्चन नंबर जो 12 है, और आई थिंक ये आया दोबारा है, दोबारा का मतलब हमने एक इसके जैसा एग्जाम्पल कराया था आपको, एग्जाम्पल नंबर 14 कराया था, इंट्रोडक्शन नंबर 2। जब इंट्रोडक्शन हमने करवाया था तो उदाहरण नंबर 14 करवाया था, और सेम उदाहरण है।
बिल्कुल सेम है, और वहाँ पर हमने इसको कराया था। उम्मीद करता हूँ कि इसको क्वेश्चन को आप उसी हिसाब से कर भी लोगे, लेकिन चलिए कुछ बात है तो इसलिए करा देता हूँ। कह रहा किसी गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योग जो है, 3 पदों का योग, तो हल कर लेंगे इसको। देखो तो इसमें सिर्फ एक कलाकारी है कि, और उस देखो सुन लो पहले ध्यान से, किसी गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योग 39/10 है, उनका गुणनफल। अगर आपको कभी भी गुणनफल दिया हो, क्या दिया हो, पदों का गुणनफल दिया हो, है ना, तो 3 पद क्या क्या मानने हैं, तो ध्यान रखना है, इसको नोट बना करके लिख लें चाहे तो। गुणोत्तर श्रेणी में 3 पद, गुणोत्तर श्रेणी में 3 पद अगर मानने हो, 3 पद, तो ध्यान रखना आप मानोगे a/r, कोमा a और कोमा AR। तो आप ये कहोगे सर जी ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है, चाहे आप इसको चेक भी कर सकते हो, ये हमेशा गुणोत्तर श्रेणी ही रहेगी। आप इसका सार्वनुपात चेक करोगे तब भी सार्वनुपात इसका, सार्वनुपात, हाँ सार्वनुपात इसका R ही आएगा। इस संबंध में बात मैंने उदाहरण नंबर 14 में भी बताई थी, लेकिन यहाँ भी बता देता हूँ, चेक कर लो कि a/r, a और AR क्या गुणोत्तर श्रेणी में है। कैसे चेक करते हैं, सार्वनुपात सेम होना चाहिए। इसका मतलब a/r, तो r तो ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा r, और आप इस पद को इससे भाग करके देखो, AR/a, तो a से कटा तब भी r। देखो सार्वनुपात बराबर है, दूसरे पद को जब पहले पद से भाग करते हैं तब भी r आता है, और तीसरे पद को जब दूसरे पद से भाग करते हैं तब भी r ही आता है। तो ये तो अंडरस्टूड है कि गुणोत्तर श्रेणी में है। और ऐसे क्यों लिए गए, इसमें भी इसका भी समझ लो, a/r, a और AR क्यों लिए गए, क्योंकि अगर किसी सवाल में गुणनफल दिया जाता है तो जब मैं इनकी गुणा करता हूं तो r से r कट जाता है, केवल a की घात 3 बचता है। तो इसका मतलब यहाँ से a का मान साधारण तरीके से निकल जाता है, साधारण विधि से आराम से निकल जाता है। जबकि ये काम a का मान साधारण तरीके से तब नहीं निकलता अगर हम इसके प्रथम 3 पद ये मान लेते, फिर आपको थोड़ा सा ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होना पड़ता। तो फिर देखो सुनो, अब हम क्या करते हैं, काम करते हैं बस, और क्या करते हैं। तो मान लेते हैं, माना गुणोत्तर श्रेणी का, गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पद, रट्टा मान लो इसका, a/r, a, AR हैं, ठीक है ना। तो अब ध्यान देंगे, अतः अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रथम 3 पदों का जो योगफल है a/r प्लस a प्लस AR जो है वो आपका है 39/10। इसका मतलब बेटा ये कॉमन निकाल लो, अंदर बचेगा 1/r प्लस 1 प्लस r इज इक्वल टू 39/10। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ दो, ठीक है ना। साथ ही अतः नाउ ध्यान रखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बढ़ेंगे हम लोग, उनका गुणनफल जो है कि a/r गुणे a और गुणे AR, गुणनफल जो है वो आपका दिया है 1, दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ r से r कट जाएगा तो a की घात आ जाएगा 1, ठीक है ना। 1 दिया है या -1 दिया है, क्योंकि एग्जाम्पल के अंदर ये मिसप्रिंट था, कहीं इसमें तो गड़बड़ नहीं है। लेट्स चेक, हाँ नहीं 1 ही है, क्या है 1 ही है। तो a की घात 3 बराबर 1, तो सीधी बात है a की घात 3 बराबर 1 की घात 3, तो a का मान यहाँ से 1 निकल आएगा, आ गया मजा। तो अब हमारे पास, हमने फिर वही बात कहूँगा कि किसी भी सवाल को हल करने के लिए आपको a की और r की जरूरत होती है। तो a आपने निकाल लिया है मेरे भाई, a इज इक्वल टू 1 है, तो अब आपको r निकालने के लिए समीकरण 1 का सहारा लेना पड़ेगा। तो a का मान, a का जो मान है आप समीकरण 1 में रखने पर बात करेंगे, रखने पर। तो जब समीकरण 1 में रखेंगे तो बेटा आ जाएगा हमारे पास में, ध्यान से देखेंगे कि 1 × 1/r प्लस 1 प्लस r इज इक्वल टू 39/10, 39/10 ही तो है, ठीक है। अब देखो क्या करना है, इस वाले का एलसीएम ले लो, बटे 1 मान के r इसका एलसीएम आ जाएगा, तो अंदर आ जाएगा 1 प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू, चेक कर लो ना भाई, एलसीएम लेना तो आता होगा। r एलसीएम आएगा तो यहाँ r की गुणा हो जाएगी, इसमें भी r की गुणा होगी, तो यहाँ तो r प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 39/10। ब्रजपाल को बुलाओ, ब्रज गुणा करो, तो गुणा जब इधर करेंगे तो 10 प्लस के 10r प्लस के
10r² इज इक्वल टू, और उसके बाद में 39r, तो मेरे भाई इसको सही कर लो, 10r² प्लस के 10r और प्लस 10 माइनस के 39r इज इक्वल टू 0। तो 10r² और माइनस के बचेगा 29r प्लस के 10 इज इक्वल टू 0। 10 10 100 के टुकड़े जिन्हें घटाने पर जोड़ने पर 29 आता हो, है ना, कितना आता हो 29, तो 25 चौके 100 होते हैं। तो 10r² माइनस के 25 प्लस 4r प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो मेरे भाई 10r², ठीक है ना, 10r² माइनस के 25r माइनस 4r प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे 5r, अंदर बचेगा 2r एंड माइनस के 5, यहाँ से भी आप 2 कॉमन निकाल लो तो 2r माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो 5r माइनस 2 एंड 2r माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो r की वैल्यू एक तो आ जाएगी 2/5 और तथा दूसरी वैल्यू आ जाएगी आपके पास में r की 5/2, है ना, 2 वैल्यूज़ आ गई। तो इन दोनों वैल्यूज़ के लिए आप अलग अलग काम करके दिखा दोगे, जैसे एग्जांपल्स में किया था तो मैं यहाँ दिखाता हूँ, ठीक है ना। पहले लेते हैं, यदि r इज इक्वल टू, हम ले लें 2/5 और a कितना है मेरे पास, a है 1, a कितना है, तथा हमें पता है a इज इक्वल टू है 1। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सार्वनुपात, तुमने निकाल दिया है ना, हमें निकालना पदों को ज्ञात करना। तो पदों का मतलब पहला पद बनेगा a/r कोमा a फिर ar है ना। a/r का मतलब 1 ठीक है 2/5 5 ऊपर चला जाएगा कोमा 1, फिर आ जाएगा आपके पास में ar का मतलब 1 गुणे 2/5, तो आ जाएगा 5/2 कोमा 1 कोमा 2/5। एक आंसर तो उसका ये आ जाएगा भाई। और यदि हम लोग r की वैल्यू 5/2 लेते हैं, ठीक है ना, मतलब दूसरे वाली वैल्यू लेते हैं, और a का मान हमारा फिर से 1 है, तब जो पद बनेंगे यानी कि a/r कोमा ar जो पद बनेंगे तो बनेंगे 1/5/2 कोमा 1 कोमा ar का मतलब 5/2 गुणे 1, यानी कि 2/5 1 और 5/2। मेरे भाई आंसर में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ क्रम बदल जाता है, ध्यान रखना है। श्रेणी यहाँ 5/2 1 2/5 है, इसका रिवर्स हो गया, इधर से उल्टी पढ़नी शुरू कर दो बस, ठीक है ना, आपके पास में। तो अब इसको आप नोट कर सकते हो। फटाफट मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, है ना, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं अब फटाफट। चलिए अब अगर ध्यान दें, क्वेश्चन बहुत आसान है, सरल है। कह रहा है कि गुणोत्तर श्रेणी है, इस तरीके एग्जाम्पल भी मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर करवाया था कि यदि गुणोत्तर श्रेणी 3 3 स्क्वायर 3 की घात 3 के कितने पद आवश्यक है ताकि योगफल यानी कि जोड़ने से हमें 120 प्राप्त हो जाए। 120 ही तो करा है, हाँ। तो मतलब इसके ये पूछ रहा है कितने पदों का योगफल 120 है, ये पूछा जा रहा है। तो अगर हम ध्यान दें तो कह लेते हैं माना 3 3 स्क्वायर 3 की घात 3 डॉट 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 के n पदों का योग, हम n मान लेते हैं, n पदों का जो योग है, n पदों का योगफल, ठीक है ना, आपका 120 है, 120 है। अब यहाँ से अगर ध्यान दें तो a की वैल्यू 3 आ जाएगी और r कंसीडर करेंगे तो वो भी 3 ही आएगा, चेक कर लो चाहे दूसरे पद को पहले पद से डिवाइड करके। और Sn जो है वो हमारा 120 होगा क्योंकि आपको दिया गया है n पदों का योगफल। तो फॉर्मूला लगा लो, आपको पता है Sn इज इक्वल टू होता है a r⁻n - 1/r-1। तो Sn हमारा 120 है, a हमारा 3 है, 3 की घात n - 1/3 - 1, ठीक है ना, आपके पास में। तो ये जो कटेगा 3 चौक 12 40 हो जाएगा यहाँ पे, है ना, 3 चौक 12 40 बराबर 3 की घात n - 1/2, 2 की इधर गुणा करो तो 80 इज इक्वल टू 3 की घात n - 1 को उधर ले आओ तो 81 इज इक्वल टू 3 की घात n, या 3 की घात 3 3 होती है 27 थी 81, 3 की घात 4 बराबर 3 की घात n, तो n का मान आ जाएगा 4। इसमें कुछ बात करनी नहीं है मुझे, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में अगर मैं बात करूँगा तो हो गया काम फिर, ठीक है ना। तो अब हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 13 था, तो 14 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बढ़िया टेक्निकल थोड़ा सा सोचने लायक सवाल है,
क्वेश्चन नंबर 14 कह क्या रहा है? कह रहा है कि गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योगफल 16 है, ठीक है, और अगले 3 पदों का योगफल जो है 128 है, ठीक है। जीपी का प्रथम पद सार्वनुपात तथा n पदों का योग ज्ञात के बाद की बात है। पहले जो दिया है उस पर ध्यान दो, ठीक है ना, उस पर ध्यान दो। हमें कहा गया है कि प्रथम 3 पद का मतलब S3 जो है, बेसिक सी बात है, वो आपको 16 दे दिया गया है। S3 का मतलब हो गया कि A है ना आपके पास में R की घात 3 - 1 अपॉन R - 1 इज इक्वल टू 16। समझ में नहीं आई बात भाई? आपको पता है ना SN क्या होता है? SN होता है AR की पावर n -1 अपॉन R - 1। लुक एट दिस फॉर्मूला, है ना आपके पास में। तो मेरे भाई तो अगर मैं इसमें यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, मुझे पहले 3 पद की बात हो रखी है, तो S3 n का मान हम 3 भर देंगे। तो ये तो लिखा, कुछ गलत बात लिख दी क्या? इसमें लिख लो कि माना, है ना, माना जो प्रथम पद है उसको कंसीडर कर लो A तथा जो सार्व अनुपात है ना, उसको भी आप लोग R है, इसको ऐसा कह लो, ठीक है। तो ऐसा अब देखो ध्यान से, इसको आप यही रख लो, फर्स्ट ही बना लो, इसमें कुछ नहीं अभी करा जा सकता, ठीक है आपके पास में। लेकिन आगे अगर हम देखें उसके ना अगले 3 पदों का योगफल, देखो सुनो, सपोज कर लो ये 1 2 3, इन पदों का योगफल तो है 16। इन जो हमारे पास में पहले 3 पद हैं इनका जो योगफल है वो तो है 16, और अगले जो 3 हैं 1 2 और 3, इनका योगफल है हमारा अगले 3 का 128। ये तो कहा उसने 128। तो अगर हम देखें इन सब का, ये S3 है, दिस इज S3, और ये अगले 3 का, इसको हम S3 नहीं कह सकते ये, क्योंकि सीरीज तो यहाँ से शुरू हुई है ना हमारी, है ना आपके पास में, यहाँ से शुरू हुई है। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। ये क्या होगा फिर? ये होगा आपका कि S6 में से आप S3 घटाओगे तब 128 आएगा। मतलब टोटल 6 पदों का योगफल S6 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? टोटल 6 पदों का योगफल हमारे पास में S6 हो जाएगा। इस S6 में से इस शुरू वाला S3 घटा दूंगा मैं, ये वाला S6 में से, बस सीधी बात है, ये पूरा का पूरा कितना है? S6 है। यहाँ से यहाँ तक का कितना है? S6 है। इस S6 में से मैं ये 3 घटा दूंगा शुरू के, तो तभी तो आगे का बचेगा। S6 में से जब मैं S3 घटाऊंगा तभी तो मेरा 128 आएगा, तो उसको ध्यान देना है, ठीक है नहीं? तथा, यहाँ ध्यान दो, तथा S6 माइनस S3 इज इक्वल टू 128, इसको ध्यान रखना है, ये आपको समझ में आना चाहिए। ये लाइन ही इसमें समझने लायक थी कि S6 माइनस 6 पदों के योगफल में से जब मैं 3 पदों का योगफल घटा दूंगा, पहले 3 पदों का, तभी तो अगले 3 पदों का योगफल निकलेगा। तो अब मेरे भाई S6 का मतलब होता है A, R की घात 6 - 1 अपॉन R - 1 प्लस इसकी वैल्यू आपको पता ही है A, है ना, माइनस A R की घात 3 - 1 अपॉन R - 1 इज इक्वल टू 16, है ना। चाहो तो ऐसा क्यों करो मेरे भाई, ऐसा क्यों करो मेरे भाई, इसको आप यहाँ पर समीकरण 1 से इसका जो मान है S3 का मान आप लोग यहाँ 16 पुट कर लो, 128, इसको उधर पटक देंगे तो आ जाएगा A R की घात 6 - 1 अपॉन R - 1 इज इक्वल टू 144। चेक कर लो, इसको सेकंड कह लो। अब इन दोनों समीकरणों से A और R के मान कैसे निकाले? मेरे दिमाग में एक कलाकारी आ रही कि मैं भाग कर लेता हूँ, भाग करने से मेरा A से A कट जाएगा और R का मान निकल आएगा शायद, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि समीकरण 2 को बड़ी घात को ऊपर रख के समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग करता हूँ, समीकरण 1 से क्या कर लेता हूँ, भाग करने पर, तो जब भाग करेंगे यानी इसका मतलब है कि A R की घात 6 - 1 अपॉन R - 1 को भाग कर दो A R की घात 3 - 1 अपॉन R - 1 इज इक्वल टू 144 अपॉन 16, ठीक है ना। तो R - 1 से R - 1 कट जाएगा, A से A कट जाएगा, तो बचेगा जो, उसको यहाँ रख लो, R की घात 6 - 1 अपॉन R की घात 3 - 1, ठीक है ना, आपके पास में इज इक्वल टू 144, यानी क्या आ जाएगा 16 निम्न 144 9 आ जाएगा। ये नीचे वाला फ्रेम में आ रहा, नहीं आ रहा, जो मैं बिल्कुल बहुत नीचे लिखता चला गया था, हाँ आ रहा है, ठीक है। तो अब अगर आप ध्यान दोगे तो ऊपर लिख लो x की 3 की घात 2 - 1 बटे R की घात 3 - 1 इज इक्वल टू 9।
इसको ऊपर वाले में फॉर्मूला लगा लो, ए देखो ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, तो एक बार जोड़ देते हैं और एक बार हम लोग घटाई देते हैं और आर की घात 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 9, ये कट जाएगा। तो आर की घात 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 9, 1 को उधर ले जाओ, आर की घात 3 इज इक्वल टू 8 या आर की घात 3 बराबर 2 की घात 3, आर का मान आ गया भाई साहब 2। अब डांस करो, क्योंकि आपको मिल गया ना जो मेन चीज़ थी, इसको आप रख लो समीकरण 1 में, तो ए का मान आ जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 1 में r इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 2 रखने पर तो जो समीकरण 1 थी वो है a r की घात यानी कि 2 की घात 3 माइनस 1 बटे 2 माइनस 1 बराबर 16, तो a यानी क्या आ जाएगा 8 में से घटा के बचेगा 7 बराबर 16, तो a का मान आ जाएगा 16 बटे 7 है। इतना गंदा सा मान आएगा क्या 16 बटे 7? ठीक है 16 बटे 7 आ गए तो कोई बात नहीं। तो मतलब हमारा आंसर, दो आंसर तो आ गए। प्रथम पद हमने निकाल दिया है, ये रखा है, सार्वनुपात हमने निकाल दिया है, वो ये रखा है। बस हमें n पदों का योगफल निकालना है, तो एस एन इज इक्वल टू निकाल देंगे ए आर टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ए कितना है 16 बटे 7, आपके पास में आर कितना है 2, तो 2 की घात n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 मतलब एक ही होगा, तो इतना आप इसको छोड़ देंगे। ठीक है ना, आप इसको इतना छोड़ देंगे। ठीक है ना, तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था भाई, 14 था, तो हम लोग बढ़ेंगे 15 की तरफ। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, सब चीजें सामने पड़ी हैं, चाहो तो आप इसको अपने आप कर सकते हो अगर आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी जो हमने इंट्रोडक्शन में कराई हैं और जो क्वेश्चन अब तक देखे हैं हमने, उस आधार पर आराम से इसको कर सकते हैं। तो गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद आपके पास में दिया गया है a इज इक्वल टू 1 729, और सातवां पद a7 जो दिया गया है वो दिया गया है 64, है ना। तो इसमें अगर हम मान लें, माना सार्व अनुपात जो है आप कंसीडर करके चल लो, मान के चल लो अनुपात r है ना। तो इसका मतलब क्या है, ए आर की घात 6 बराबर आ जाएगा 64 के, है ना। तो हमें S7 ज्ञात करना, तो S7 तो तभी निकलेगा ना, S7 तो तभी निकलेगा ना, फिर वही बात के पहले A पता हो और R पता हो। बेसिक सी बात है, आधा काम तो ऑलरेडी कर चुके हैं, हमें दिया गया है इसने S7 प्रथम पद तो दे दिया है, केवल R निकालना है, तो यहाँ से निकाल लेते हैं। आप देखो यहाँ पर समीकरण 1 और यहाँ पर लिख सकते हैं इसको समीकरण 2, तो समीकरण 1 से a बराबर 729 समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना। जब रखेंगे तो बेटा क्या होगा कि a की जगह आ जाएगा 729, r की घात 6 इक्वल टू 64, या r की घात 6 इक्वल टू 64 बटे 729, और r की घात 6 बराबर जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 2 की घात 6, ठीक है, और 729 को लिखेंगे 3 तिया 9 थे 27 तिया 81 तिया 243 तिया 729, ठीक है, इसे लिखेंगे 3 की घात 6। इसका मतलब ये रहा कि r की घात 6 बराबर जाएगा 2 बटे 3 की घात 6। इसका मतलब ये रहा कि r का मान 2 बटे 3 आ जाएगा, तुलना करने से घातांकीय नियम लगाने से। तो अब हमें चाहिए S7, क्या चाहिए S7, तो S7 मीन्स a r की घात 7 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, तो a की वैल्यू हमारे पे है 729 एंड r इज वॉट 2 बटे 3, ठीक है ना, आपके पास 2 बटे 3 की घात 7 माइनस 1 अपॉन 2 बटे 3 माइनस 1। अब इसको ट्राई करना अपने आप, ठीक है ना, कैलकुलेट करना है, बाकी सब आपके हाथ में है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, क्योंकि यार कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो ना भाई, इतना काम तो कर ही लोगे। चलिए भैया, अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर भी दमदार बात है कुछ थोड़ी सी, जो कि करनी जरूरी है। वो कह रहा है कि गुणोत्तर श्रेणी को ज्ञात करना, ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी तभी ज्ञात होगी जब हमें प्रथम पद और r पता हो, a और r ज्ञात करना सीधी बात है, जिसका प्रथम दो पदों का योग जो है -4 है, तथा पांचवा पद तृतीय पद का 4 गुना है। तो ठीक है कोई बात नहीं, देखो ध्यान से। तो अगर हमें बात करें तो प्रथम
दो पदों को यानी कि S2 जो है वो दिया गया है -4। S2 का मतलब हो जाएगा a, आपके पास में a r⁻² 2 - 1 अपॉन r-1 इज इक्वल टू -4। ठीक है ना भाई, आपको पता है ना S2 भाई सीधी बात है, ये फॉर्मूला लगा लो आप। चलो मैं कन्फ्यूजन खत्म करता हूँ आपका। Sn के लिए केवल यही फॉर्मूला याद रखो आप, इसी से सारे काम करेंगे हम। Sn, ठीक है, नहीं इसी को याद रखो सिर्फ, ठीक है। तो Sn वो है, तो हमने n की वैल्यू 2 रख करके तो S2 लिया है मैं। तो उसको थोड़ा सही कर लो, a इसे लिख लो r+1 एंड r-1। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर इसका स्क्वायर लिखता हूँ, एक बार जोड़ दूंगा एक बार घटा दूंगा, a का वर्ग माइनस b का वर्ग, नीचे r-1 है तो ये एक टर्म कट जाएगी तो -4। तो a इंटू r+1 जो है वो -4 के इक्वल रहेगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन करके। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो सेकंड बात की है उसने, वो ये कह रहा है कि जो पांचवा पद है यानी कि a5 जो है वो तृतीय पद का 4 गुना है, यानी कि a3 का 4 गुना है। ये तो बात कही। a5 क्या होता है? a r की घात 4 हो जाएगा ना, इंटू a r की घात 2। बात समझे नहीं समझे? प्रथम पद क्या है? चौथा पांचवा पद क्या बनेगा भाई? यही तो होता है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा पद क्या है? a r की घात 4। तो a r की घात 4, क्योंकि जितना नंबर यहाँ आता है उसका एक कम यहाँ लिखते हैं। a3 जो होगा a r की घात 2 हो जाएगा, तो यहाँ a से a कैंसिल आउट हो जाएगा और r की घात 2 कट जाएगी, तो r की घात 2 बराबर आ जाएगा 4 के। यहाँ से जो r के मान है बेसिकली वो 2 निकलेंगे। r² इज इक्वल टू 4, तो r का मान निकलेगा तो प्लस का 2 और r का मान 1 निकलेगा माइनस का 2, क्योंकि अंडर रूट वाली बात हो जाएगी ना। r इज इक्वल टू अंडर रूट में आ जाएगा 4 प्लस माइनस, तो ये आएगा आपके पास में एक प्लस में एक माइनस में। ठीक है, तो अब हमें क्या करना था? श्रेणी ज्ञात करनी थी, तो हो गया। a का मान निकालो पहले। a का मान समीकरण 1 से निकाल लो, समीकरण 1 से। तो पहले केस डिस्कस कर लो। केस क्या? यदि हम r का मान ये लेके चलते हैं r बराबर 2, तब a कितना निकलेगा? a निकालो समीकरण 1 से। a इंटू 2 + 1 है ना, इज इक्वल टू -4, यानी कि a की जो वैल्यू है वो -4/3 आ जाएगी, है ना। तो ये कहाँ से है? समीकरण नंबर 1 से, ऐसा। तो अब a पता है ये, r पता है ये, तो श्रेणी क्या बनेगी? श्रेणी बनेगी, हमारा पहला पद a होता है, श्रेणी जो बनेगी वो बनेगी क्या? पहला पद a होता है, दूसरा ar² ऐसे ही ar³ ऐसे चलता रहेगा। तो a क्या है? -4/3 कोमा ar का मतलब है 4/3 माइनस का गुण है आपका 2, ठीक है। फिर आपके पास में -4/3 इंटू 2 का स्क्वायर, है ना, 2 का स्क्वायर और -4/3 गुणे 2 की घात 3। ऐसे ही हमारे पास में आगे की पद भी आएंगे, है ना, आगे के पद भी आपके आएंगे, ठीक है ना। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद आपकी सीरीज बन जाएगी -4/3 एंड फिर आ जाएगा -8/3 एंड 4 चौको 16/3, ठीक है ना। उसके बाद में 8 चौक 32/3। तो दिस इज, ये श्रेणी आपके पास में बन जाएगी। एक आंसर आपका ये आ गया, लेकिन ये तब था जब आपने r का मान +2 लिया था। तो एक केस और डिस्कस करने का पड़ेगा, यदि r इज इक्वल टू -2 हो तो -2 रखेंगे तो समीकरण 1 में चलेंगे, a इंटू 1 r+1 इज इक्वल टू -4 के। तो यहाँ से क्या कर लेंगे हम लोग, ये समीकरण 1 है ना, समीकरण 1 है, यहाँ से a का मान निकाल लेंगे। तो a इंटू -2 + 1 इज इक्वल टू -4 एंड a ये माइनस हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी 4, a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4, ठीक है। a की वैल्यू आ गई आपकी 4, क्योंकि माइनस का 1 माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है ना। तो श्रेणी क्या बनेगी? तो श्रेणी बनेगी पहला पद a, फिर ar एंड देन ar² देन ar³ ऐसी। तो पहला पद 4, ar का मतलब हो जाएगा 4 गुणे -2, ठीक है ना। फिर आ जाएगा 4 गुणे -2 का स्क्वायर, ऐसे ही। तो यानी कि आ जाएगा आपके पास में पहला पद 4, फिर -8, फिर आपका 4 चौक 16, ऐसे आपके 2 आंसर आएंगे, एक आंसर ये और एक आंसर ये। तो आप देख भी पा रहे होंगे, तो 2 आंसर इसके रहेंगे, ठीक है ना, आपके पास में। तो दोनों केस डिस्कस करने जरूरी हैं। r के मान अगर 2 आ रहे हैं तो दोनों केसेस को आप डिस्कस करके दिखाओगे।
तो मेरे भाई चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, ताकि इस एक्सरसाइज में जितना आगे हो सकता है हम जा सकें। चलिए, अब आपके सामने जो क्वेश्चन है वो भी बढ़िया सवाल है, और कह रहा है कि किसी गुणोत्तर श्रेणी किसी जीपी का 4वां पद जो है 10वां 16वां XYZ है, यानी कि आपके पास में A4 इज इक्वल टू एक्स है, A10 इज इक्वल टू Y है, एंड A16 इज इक्वल टू Z है। तो मेरे को शो करना है कि XYZ गुणोत्तर श्रेणी में है। तो नोट कर लो, देखो एक चीज बहुत जरूरी बात है। देखो अगर देखो 2 4 8 अगर ये जीपी में है, अगर ये गुणोत्तर श्रेणी में है, तो कैसे पता करोगे? एक तरीका तो ये कि सार्वनुपात देख लोगे, है ना। सार्वनुपात देख लोगे कि 4/2 भी 2 आता है और 8/4 भी 2 आता है, तो गुणोत्तर में दिख रहे हैं। लेकिन एक कंडीशन बनाते हैं। देखो इसकी कंडीशन होती है, कंडीशन क्या है कि बीच वाले का जो वर्ग होता है, 4 का जो स्क्वायर है, वो इन दोनों की गुणा के बराबर होता है, ठीक है ना। इन दोनों की गुणा के बराबर 2 गुणे 8 के बराबर होता है। चेक कर लो, चाहे 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 2 8 16, है ना। देख लो आप, 16 बराबर 16। तो अगर कोई भी 3 संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में होती हैं, ठीक है ना, तो नोट कर लेंगे, इसको नोट बना लेंगे आप कि यदि ABC, है ना, ABC जीपी में है, जीपी में है, तो याद रखना है, तो ध्यान रखना कि बीच वाले का वर्ग जो है वो पहले और तीसरे के गुणनफल के बराबर होता है। बी स्क्वायर बराबर हमेशा AC होगा, ये ध्यान रखना है आपको। आप यहाँ भी देख सकते हैं, चाहे आपने जो पढ़ा था ना कि A और फिर बीच में G और B, कि G स्क्वायर बराबर AB तो होता है, तभी तो G का मान √ AB आता है, यानी कि बीच वाले का जो वर्ग है वो अन्य 2 के गुणनफल के बराबर होता है। इसको ध्यान रखना है। इसका मतलब ये रहा, इस क्वेश्चन के अंदर मुझे अगर शो करना है कि x, y, z इसको जीपी में दिखाना है, तो सीधी बात है कि y स्क्वायर बराबर XZ मेरे को दिखाना होगा, ये प्रूव करना है मुझे, ठीक है। तो सबसे पहले इससे बात कर लेते हैं, ये हल कर रहा हूं मैं। A4 इज इक्वल टू एक्स, इसका मतलब A r की घात 3 इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा, और इसका मतलब A r की घात 9 इज इक्वल टू y आ जाएगा, और इसका मतलब है कि A r की घात 15 इज इक्वल टू आ जाएगा Z के, ठीक है, आपके पास। अब ध्यान दो, इसको इक्वेशन फर्स्ट कह लो, इसको आप सेकंड कह लो, इसको आप थर्ड कह लो। मेरे को बनाना ये है, ध्यान रखना, y स्क्वायर इज इक्वल टू XZ मुझे बनाना है, ठीक है, आपके पास में। तो क्या करें, समीकरण 2 का वर्क कर लेते हैं, ठीक है ना। समीकरण 2 का वर्क कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या बनता है। समीकरण 2 को उठा लेता हूं मैं 2 से, ठीक है नहीं। या ऐसा कर सकते हैं जो मैंने लिखा कि यदि x, y, z जीपी में है, जीपी में है, तब ध्यान रखना, तब आपको पता होना चाहिए कि y स्क्वायर बराबर होना चाहिए XZ के। तो आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठा लो, क्या उठा लो, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड यानी कि y स्क्वायर है, और y स्क्वायर का मतलब y की वैल्यू कहाँ ये है कि A r की घात 9 का होल स्क्वायर, इसका मतलब A की घात 2 और r की घात 18। फिर इसकी आप राइट हैंड साइड उठा लो, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, है ना, हो जाएगी XZ, यानी कि x की वैल्यू कितनी है, ये है यहाँ पर A r की घात 3 गुणे A r की घात 15। तो अगर देखोगे तो A की घात 2 और 3 और 15 हो गया A की घात 18। आप देखो r की घात 18, आप देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपके पास में इक्वल है ना। इसका मतलब अतः हम कह सकते हैं, अतः x, y, z, है ना, इसका मतलब क्या है कि y स्क्वायर इज इक्वल टू XZ के बराबर है। अतः हम कह सकते हैं, तब हम कह सकते हैं, तब x, y, z जीपी में है, जीपी में है, ये आपके पास में आ जाएगा। ये तो एक तरीका है करने का, ऐसे आप दिमाग लगा कर सकते हो। या तरीका ये भी है, क्योंकि आपको पता सिद्ध करना है, ये सेकंड मेथड से कर रहा हूं मैं यहाँ, सेकंड सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि x, y, z जीपी में है, ठीक है ना। इसका मतलब a r की घात 3, a r की घात 9, a r की घात 15 किस में दिखाना है, जीपी में है। इसके लिए क्या करेंगे, हम सार्वनुपात निकाल लेंगे, सार्व अनुपात निकाल के चेक कर लेते हैं। सार्वनुपात का मतलब दूसरे पद को a r की घात 9 को डिवाइड कर लो a r की घात 3 से, इसका मतलब a से ही कटेगा और ये बचेगा r की घात 6, ठीक है।
अब ये तो करा हमने जब दूसरा पद लिया और पहला पद लिया। अब ले लो, अब सार्वनुपात निकाल लो, सार्वनुपात निकाल लो किससे, तीसरा पद लेकर के, ए की घात ए आर की घात 15 बटे और तीसरा पद ए आर की घात 9, ए से कटा तब भी आर की घात 6 आएगा। आप देख पा रहे हैं सार्वनुपात समान है, इसका मतलब कहा जा सकता है ये गुणोत्तर श्रेणी में है। कैसे भी करो, मतलब बेसिक बात यह है कि फंडा क्लियर होना चाहिए कि हमें करवाना क्या चाह रहा है और हमें करना किस तरीके से है, ठीक है ना। तो कई तरीके हो सकते हैं, इसके अलावा भी बहुत तरीके हो सकते हैं, उन तरीकों को आप भी देखें, कोशिश करें। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। चलिए 18वां क्वेश्चन जो है, हमने जो इंट्रोडक्शन के अंदर 15वां क्वेश्चन करवाया था उसके जैसा है, सेम। मैंने कहा भी था वहां पर ऐसे ऐसे सवाल बहुत सारे बन सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट गुणोत्तर श्रेणी नहीं होती है, ये एक अनुक्रम है खाली। तो उसको पहले हम गुणोत्तर श्रेणी बनाएंगे, उसके बाद हम लोग फॉर्मूला वो वाला लगाएंगे, तब जाके बात बनेगी। तो हमें योगफल ज्ञात करना है इसका, 8 प्लस 8 8 प्लस 8 8 8 प्लस ऐसे ही हमारे पास में एक और लिख लो चाहे तो, 8 8 8 4 बार लिख लो, है ना, प्लस ऐसे ही n पदों तक। तो उसको करने का तरीका है पदों तक, मैंने वहाँ भी सिखाया था, यहाँ सिखाता हूँ। सबसे पहले आप इसका योगफल को आप Sn मान लें, जो हमें निकालना है, और Sn जो होगा पहले इसमें से 8 कॉमन निकालना थ्रू आउट, तो अंदर बचेगा 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 1011 प्लस ऐसे ऐसे n पदों तक, है ना, n पदों तक। इंट्रोडक्शन में आपने कर लिया हुआ है सवाल, और उम्मीद करता हूँ कि बहुत लोगों ने वैसे भी कर लिया होगा, ठीक है। तो अब इसमें यहाँ आने के बाद हम क्या करते थे, 8 9 से गुणा 9 से भाग कर लेते थे, 9 से भाग कर लिया, अंदर 9 से गुणा करेंगे ऐसे करके, 99 फिर 9 9 9, ऐसा क्यों करते हैं, ताकि गुणोत्तर बन जाए, 9 9 9 और 9 प्लस यहाँ पर n पदों तक, है ना, n पदों तक, ठीक है बेटा आपके पास में। तो फिर हम इसको थोड़ा सा तोड़ते थे, कैसे करते थे, लिखेंगे 10 माइनस 1 प्लस 99 के लिख लो 10 की घात 2 माइनस 1, क्योंकि 100 में से घटेगा। इसको लिख लो 10 की घात 3 माइनस 1, इसको लिख लो 10 की घात 4 माइनस 1, और ये कहाँ तक चलेगा, n पदों तक, ठीक है। यही तरीका होता है करने का। फिर इन ब्रैकेट्स को आप अलग अलग कर लो, क्योंकि 1 1 देखो, 10 प्लस 10 की घात 2, 10 की घात 3, 10 की घात 4, ये तो बन रही जीपी n पदों तक, ठीक है बेटा। लेकिन ये -1 -1 माइनस बाहर निकाल करके 1 + 1 + 1 + 1 कहाँ तक, n पदों तक, इसको आप एज इट इज रख लोगे, ठीक है। अब देखो 8/9, इसमें तो फॉर्मूला लग जाएगा वही वाला Sn वाला, कि a r⁴, क्योंकि a तो 10 बनेगा, r भी 10 बनेगा, n - 1 अपॉन 10 - 1 माइनस 1 को जब n बार जोड़ते हैं तो n आ जाता है। सिंपली इसको लिख देंगे 8/9, ठीक है ना, कुछ करने की जरूरत नहीं, 10 और 10 की घात n - 1/9 माइनस n, इसको यहीं पे छोड़ देंगे और बस बात खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। किसकी तरफ, 19 की तरफ। चलिए बेटा, अब जो क्वेश्चन नंबर 19 है वो कुछ ज़्यादा खास काम नहीं है, थोड़ी सी बात है सिर्फ। एक बात ध्यान रखनी है, अगर आपके पास में दो गुणोत्तर श्रेणी हो, है ना, और उनके संगत को तो गुणा कर दी जाए, जैसे मान के चलो आपके पास में 1 2 4, है ना, और एक को ले लिया मैंने 8, और दूसरी एक ले ली मैंने 3 9 18, ठीक है ना, और या दो छोटी ले लो उससे भी, 2 4 8 आपके पास में, और आ गई एक और ले लो, इसके बाद बनेगा 16। एक ये है गुणोत्तर श्रेणी, है ना, और एक ये है गुणोत्तर श्रेणी। अगर इनके संगत पदों की गुणा कर दूं, मतलब इसकी इसमें गुणा करके पता जाएगा मेरे पास में कितना, 2 एकम 2, इसकी आ जाएगी 8, इसकी गुणा करेंगे तो आ जाएगा 32, इनकी गुणा करेंगे आपस में तो 16 8 8 6 48 का 8 हासिल लगे 4, 8 का 8 4 12, 128। तो दो जीपी के संगत पदों की गुणा करने से दो गुणोत्तर श्रेणी, तो प्राप्त जो श्रेणी है वो भी आपकी एक गुणोत्तर श्रेणी ही होती है, ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है ना। चाहे चेक कर लो कि अगर मैं 8 को 2 से डिवाइड कर लूँ तो 4 आता है, और 32 को 8 से डिवाइड करता हूँ तब भी 4 आता है, 128 को जब मैं 32 से डिवाइड करता हूँ तब भी
4 ही आता है। तो दो गुणोत्तर श्रेणी के संगत पदों की अगर गुणा करते हैं तो प्राप्त जो श्रेणी है वो भी गुणोत्तर ही रहती है, तो इसको बहुत ध्यान रखना है। तो अब देखो इसमें यही काम करवाया, उसने कहा कि दो गुणोत्तर श्रेणी दी गई हैं, ठीक है ना। एक दी गई है 2, 4, 8, 16, 32 और दूसरी ये जीपी दी गई है ना, ये जीपी दी गई है और दूसरी दी गई है 128, 32, 8, 2, 1/2, ये भी एक जीपी है। तो इनका कहा कि संगत पदों को गुणा कर लो, करो गुणा। 128 दूनी 256, 32 चौक 32 दूनी 64 दूनी 128, 88 64, 32 गुणा 16, ये भी तो जीपी बनेगी ना। भाई मैंने क्या करा, इनके संगत पदों गुणा कर दी जो उसने कहा है मुझे, है ना, आपके पास में। और इसके पदों का योगफल बताना, कितने पद हैं, 1 2 3 4 5, है ना, 5 ही तो पद है। तो S5 निकाल लो, S5 होगा, ए का मान जो है वो 256 है, आर जो निकलेगा, आर इज वॉट, आर आ जाएगा 128/256, है ना, ये आ जाएगा 2 बार 1/2 आर आ जाएगा, और एन का मान आ जाएगा 5, क्योंकि हमें 5 पदों का योग निकालने का। तो एस एन इज इक्वल टू होता है ए आर की पावर n -1/r-1। तो S5 जो बनेगा इज वॉट, ए की वैल्यू है 256, आर है 1/2, ठीक है ना, आर है आपका 1/2 की घात 5 -1/1/2 -1, है ना। इसको आप लोग ट्राई कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, आपका आंसर मिल जाएगा बड़े आसानी से, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। इसमें 32 क्वेश्चन है यार, दम लगाना पड़ रहा है बहुत। चलिए भाई, ये क्वेश्चन जो 20 है ये भी 19 के तरीके से ही सवाल, एक सवाल है, और बस इसमें थोड़ी सी बात संख्याओं में ना करके उसमें थोड़ी सी जनरल बात करी है। कह रहा दिखाइए कि अनुक्रम ए आपके पास में, तो एक अनुक्रम है ए आर स्क्वायर, ऐसे ही करते करते n पदों तक, ए आर की पावर n-1 तक, ठीक है ना। इसको आप अनुक्रम नंबर 1 कह दें, है ना। और दूसरा अनुक्रम है कैपिटल ए, फिर स्मॉल ए, कैपिटल आर और ए आर स्क्वायर, और ऐसे ये भी आपका ए और आर की घात n-1, ये अनुक्रम नंबर 2 है। कि संगत पदों की गुणा करने पर, देखो अगर मैं इनके संगत पदों की गुणा कर दूं, संगत पदों की गुणा, संगत पदों का मतलब ए का ए से, ए कैपिटल ए कोमा ए मतलब इसकी इसमें, और साथ में स्मॉल आर कैपिटल आर, ठीक है ना। ऐसे ही मेरा यहाँ पे आ जाएगा कोमा करके ए कैपिटल ए, और आ जाएगा आपके पास में आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर, ऐसे चलते चलते स्मॉल ए और ये वाला आ जाएगा, ठीक है ना। और आपके पास में आर की घात n-1 एंड आर की घात n-1, तो ये हो गया ना, ये अनुक्रम बना। हमें कह रहा है कि जो नया अनुक्रम बनता है दिखाइए कि गुणोत्तर श्रेणी बनेगा। तो गुणोत्तर श्रेणी चेक करने का तरीका क्या है, सार्वनुपात चेक कर लेते हैं, ठीक है नहीं, टू चेक, है ना, अनुक्रम, प्राप्त अनुक्रम को जीपी, ठीक है नहीं, प्राप्त अनुक्रम जीपी है, यह देखने के लिए हम सार्व अनुपात ज्ञात करते हैं। तो सार्वानुपात ज्ञात करो, जैसे हमारा दूसरा पद ये है, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए आर ए, इसको डिवाइड कर लो ए इस पहले पद से, तो ये कट गया, इससे आ जाएगा आर कैपिटल ए स्मॉल आर। ऐसे ही ये तो था हमारे पास में जब हमने दूसरे पद को पहले पद से भाग करा। ऐसे ही मैं करता हूँ, तीसरे पद को डिवाइड कर लेता हूँ मैं दूसरे पद से। तो तीसरा पद है स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर बटे, ठीक है ना, स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल आर एंड कैपिटल आर। तो ए से ए, आर से आर, और इससे एक घातें कट जाएंगी, तो यहाँ पे भी आर स्मॉल ये आ रहा है। देखो आप देखो कि जो सार्वानुपात है सेम आ रहा है ना, तो आप देख पा रहे हैं सार्वानुपात समान है, अतः प्राप्त अनुक्रम
एक जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि गुणोत्तर श्रेणी है। ठीक है ना। चलिए 20 क्वेश्चंस हो गए हैं। उम्मीद करता हूं कि अब 21वें क्वेश्चन में बात होगी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है ना बेटा।